बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेक्चर में हम बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हुए हैं और हमने उसमें एक रिलेशनशिप पढ़ा था बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि किसी भी गैस के वॉल्यूम और उस पर जो अप्लाइड प्रेशर होता है उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी गैस, किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा वो उस पर अप्लाइड प्रेशर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और इसका हमने एक जनरल फॉर्म पढ़ा था जो आपके पास था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दैट वाज द जनरल फॉर्म ऑफ या जनरल इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, कुछ इस तरह से था। देखिए, ये था आपके पास वो इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और हमने पढ़ा था कि हम आगे जो हमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिए गए होंगे जिसमें हमें प्रेशर्स दिए जाए गए होंगे, वॉल्यूम्स दिए गए होंगे। हमें या तो इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम दिया गया होगा और हमसे फाइनल प्रेशर पूछेंगे, या इन चारों में से, मतलब ये जो चार यहाँ पे आपके पास है, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम, इन चारों में से आपको तीन दिए गए होंगे और आपने एक फाइंड आउट करना होगा थ्रू दिस इक्वेशन जिसको हम कहते हैं जनरलाइज फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये है एग्जाम्पल 5.1 जिसमें आपको जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ पाइप 30 डेसीमीटर सैंपल of hydrogen gas was collected in a container at 800 millimeter of Hg। ये देखिए, millimeter of Hg is a unit of pressure। that means कि ये आपके पास प्रेशर है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर आपको मैंने बताया था 25 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि पाइप 30 डेसीमीटर सैंपल है आपके पास। अब डेसीमीटर क्यूब आपके पास, जैसे मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास लेंथ का यूनिट होगा और उसके ऊपर क्यूब होगा दैट मीन्स कि ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये देखिए पाइप 30 डेसीमीटर क्यूब, तो ये पाइप 30 डेसीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम हुआ, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, और ये 800 मिलीमीटर ऑफ Hg आपके पास हुआ इनिशियल प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर आपके पास रूम टेम्परेचर है और ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए व्हाट वॉल्यूम, दैट मीन्स कि आपने V2 मालूम करना है। व्हाट वॉल्यूम विल द गैस ऑक्यूपाई एट 400 मिलीमीटर ऑफ Hg, मतलब कि 400 मिलीमीटर ऑफ Hg पे आपके पास वो गैस जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। दैट मीन्स कि आपको P2 भी दिया गया है, P1 भी दिया गया है एंड V1 भी दिया गया है। ऑल यू हैव टू फाइंड इज V2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो रिलेशनशिप से आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा आएगा इससे या कम आएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर जो है वो 800 मिलीमीटर ऑफ Hg है, जबकि P2 जो आपके पास प्रेशर, जो फाइनल प्रेशर है वो आपके पास है 400 मिलीमीटर ऑफ Hg। दैट मीन्स कि 800 टू 400 डिक्लाइन आया है आपके पास, डिक्रीज आया है आपके पास प्रेशर में। तो जैसे प्रेशर में डिक्रीज आएगा, और हमने पढ़ा था कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान तो इनवर्स रिलेशन है। दैट मीन्स कि अगर प्रेशर में डिक्रीज आ रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा, जो कैलकुलेट करके हम लाएंगे, तो वो आपके पास 530 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कितना ज़्यादा होगा, तो ये देखिए ये भी ऑलमोस्ट डबल डिक्रीज हुआ है ना। दैट मीन्स कि जो वॉल्यूम आएगा वो आपके पास डबल आएगा इसका। ठीक है, जो ये वाला वॉल्यूम है इसका। अब यहाँ पे देखिए तो सोल्यूशन हम कर रहे हैं, V1 लिखा हमने 530 डेसीमीटर क्यूब, जबकि P1 लिखा हमने 800 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये हमें नॉन है, हमें दिया गया है। हमें V2 का नहीं पता तो हमने उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, और P2 हमें पता है, दैट इज़ 400 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, अब अप्लाइंग बॉयल्स लॉ या जनरलाइज फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, तो आपके पास इक्वेशन था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को V2 के लिए हल करें तो हम कैसे करेंगे, इस P2 को शिफ्ट करेंगे ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हम जब P2 को लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो इसका साइन है वो चेंज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए तो P2 V2 के दरमियान अगर कुछ नहीं है, और हमारे पास जब दो वेरिएबल्स हो उनके दरमियान कुछ नहीं हो, दैट मीन्स कि उसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, प्रोडक्ट है वो। तो दैट मीन्स कि P2 यहाँ पे V2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो अगर हम इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया है P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। तो हमारे पास इक्वेशन V2 के लिए कैसे आया कि V2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाई P2। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करने हैं। तो हमारे पास P1 जो है वो 800 मिलीमीटर ऑफ Hg है, जबकि
आपके पास जो V1 था आपके पास वो था 530 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर आपके पास था जो P2 वो था 400 मिलीमीटर ऑफ Hg। अगर हम इस 400 को 800 के साथ क्रॉस करें तो 401 आएगा और 800 400 2 जार 800 आएगा, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 0 ज़ा 0 आपके पास, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा एंड 2 5 ज़ा 10, तो 1060 डेसीमीटर क्यूब। अब देखें तो वही प्रेडिक्शन हमारी सही है कि इसका डबल आ रहा है ना। आप देखिए 530 को 2 दफ़ा अगर आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई ऐड कर ले तो आपके पास क्या आएगा 1060, तो ये आपके पास V2 आ जाएगा 1060 डेसीमीटर क्यूब। ये तो आपको बुक में हल कराया गया था। अभी हमारे पास जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है दैट इज़ कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और आपने उसी तरह से उसको हल करना है। अब यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसमें आपसे मांगा क्या गया है, आपको नाउन क्या है, आपको दिया क्या गया है, ठीक है। देखिए तो कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम, दैट मीन्स कि आपसे जो रिक्वायर्ड है दैट इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल ऑफ गैस एट 1.20 ATM। ATM एटमॉस्फेयर से निकला है, ठीक है। एंड एटमॉस्फेयर इज आल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट मीन्स कि आपको जो इनिशियल प्रेशर दिया गया है दैट इज 1.20 ATM और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो आपको नहीं दिया गया, तो आपसे वो मांग रहे हैं, आपसे वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। इफ इट्स वॉल्यूम इज चेंज टू 70.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम आपके पास जो फाइनल वॉल्यूम है वो है 70.4 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपको कह रहे हैं कि जब प्रेशर आपके पास 3 ATM है तो उसके लिए जो वॉल्यूम है वो 70.4 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप बताइए कि अगर इनिशियल प्रेशर 1.20 ATM था तो उसके लिए इनिशियल वॉल्यूम क्या होता, ठीक है। अब टेम्परेचर देखिए कांस्टेंट बताया जा रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करें तो हम इस तरह से हल करेंगे। देखिए ये हमारे पास है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, और हम 5.1 है आपके पास। नॉन डेटा हमारे पास क्या है जो हमें मालूम है, तो हमें इनिशियल प्रेशर दिया गया है, हमने उसको P1 से डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया हमने उसको, एंड दैट इज़ 1.20 ATM, ठीक है, एटमॉस्फेयर। इनिशियल वॉल्यूम जो आपके पास है V1 दैट इज़ अननोन टू अस, तो हमने यहाँ पे उसके लिए साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया और हमने या उसके लिए हम अननोन लिख सकते हैं, ठीक है। जो फाइनल प्रेशर है P2 दैट इज़ P2 इज इक्वल टू 3 एटमॉस्फेयर और फाइनल वॉल्यूम जो आपके पास है V2 दैट इज़ 70.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है। अब रिक्वायर्ड में हमसे क्या मांगा गया, तो हमने पढ़ा कि रिक्वायर्ड हमसे है इनिशियल वॉल्यूम V1, ठीक है, तो उसके लिए हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो अगर हम इस फार्मूले को रीअरेंज करें V1 के लिए, किसके लिए, V1 के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमने क्या किया रीअरेंजिंग हम डायरेक्टली भी कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बस अब V1 के लिए हमने रीअरेंज करना है, तो हमने P1 को शिफ्ट करना है ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये राइट साइड है इक्वेशन का, ये लेफ्ट साइड, तो हम P1 को राइट साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये भी तरीका है आपके पास। और अगर आप इसको प्रॉपरली करना चाह रहे हो तो आप इस तरह करोगे कि रीअरेंजिंग फार्मूला फॉर V1 वी गेट कैसे, P1 V1 divided by P1 and P2 V2 divided by P1। दैट मीन्स कि हमने दोनों साइड को किस पे डिवाइड किया, P1 पे, ठीक है। क्योंकि हमने V1 को अकेले करना है, आइसोलेट करना है इस इक्वेशन में, तो हमने क्या करना है कि हम उसको ये P1 से छुटकारा दिलाएंगे और इससे छुटकारा दिलाने के लिए हम इसको P1 पे डिवाइड करेंगे। जब P1 पे डिवाइड करेंगे तो ये P1 उस P1 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ P1 रह जाएगा, जबकि इस साइड पे P2 V2 डिवाइड बाय P1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गया है V1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय P1। अब हमने वैल्यूज पुट करने हैं, क्या पुट करना है, वैल्यूज। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें अपने नाउन डेटा को देखते हुए तो हमारे पास कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन इक्वेशन आएगा, वो यू होगा आपके पास, ठीक। देखिए जो आपके पास V2 P2 था आपके पास दैट वाज 3 ATM, जबकि जो V2 था आपके पास दैट वाज 70.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जो हमारे पास P1 था दैट वाज 1.20 ATM, ठीक है। ये हमारे पास नाउन डेटा में था। अगर आप रिकॉल करना चाह रहे हो, याद करना चाह रहे हो, तो ये देखिए P2 इज इक्वल टू 3 ATM, जबकि V2 इज इक्वल टू 70.4 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि P1 आपके पास है 1.20 ATM। V1 हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखिए इसको हमने हल कैसे करना है, तो देखिए V1 हमारे पास हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब पहले हमने 3 ATM को 70.4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास पहले तो ये देखिए ATM और ATM ये डिवीजन में है सेम क्वांटिटी से, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया है। देखिए
एटीएम के साथ कैंसिल आउट हो गया है। अब हमारे पास क्या रह गया है, तो हमने 3 को 70.4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उससे हमारे पास आता है 211.2, ठीक है, 211.2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये यूनिट रहता है, बाकी यूनिट तो कैंसिल आउट हो गए हैं। नीचे हमने लिखा 1.20। अब 211.2 को हमने 1.20 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया V1, ठीक है, वो है आपके पास 176 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 176 सेंटीमीटर क्यूब जो आपके पास है ये आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। अब हमने आंसर लिखना है, तो आंसर हमने लिखा द इनिशियल वॉल्यूम at 1.20 ATM was 176 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर हुआ। फिर इसके बाद जो आपका टॉपिक है दैट इज़ चार्ल्स लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ दैट इज़ रिलेटेड टू गैसियस स्टेट आपके पास है चार्ल्स लॉ। ये एक रिलेशनशिप है आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान बट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। बॉयल लॉ में आपके पास रिलेशनशिप था वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान और उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ में आपके पास जो रिलेशनशिप है दैट इज़ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। तो आपको अब चार्ल्स लॉ क्यों कहते हैं या इसमें क्या ऐसा होता है, तो हम ये अभी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पहले कह रहे हैं कि इन 1787 जैक्विस चार्ल्स गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि 1787 में आपके पास जैक्विस चार्ल्स ने एक रिलेशनशिप दिया बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एंड फार्मूलेटेड अ लॉ नाउन एज चार्ल्स लॉ। और एक रिलेशनशिप एक स्टेटमेंट दिया जिसको हम कहते हैं, एक कानून दिया आपके पास, एक उसूल दिया, प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है तो वो आपको बताया जा रहा है, मतलब कि जो उसके पास रिलेशनशिप आया वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो क्या था, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट ये है आपके पास कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास का मतलब होता है फिक्स्ड मास मीन जो चेंज ना हो, ठीक है। अब गैस का मास क्यों कैसे चेंज नहीं होगा, तो हमने पढ़ा था कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ओनली रिस्ट्रिक्टेड बाय वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मीन्स कि अगर हमने गैस मॉलिक्यूल्स को रोकना है तो हम वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कर सकते हैं। मतलब कि गैस मॉलिक्यूल्स आर free to move in each and every direction with greater speed and their movements are restricted with the walls of container, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पहले कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इस वजह से वो फ्री होते हैं हर तरफ मूवमेंट करने के लिए, और उनके मूवमेंट्स को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हम उनको महदूद कर सकते हैं किसके ज़रिए, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ज़रिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि गिवन मास दैट मीन्स कि आपने मास को फिक्स्ड रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे ये एक और टर्म है डायरेक्ट रिलेट का, तो आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन इसको कहते हैं जिसमें एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, और अगर एक कम हो तो दूसरा भी क्या हो, कम हो, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं, तो एब्सोल्यूट मींस हकीकी, टेम्परेचर उसको कहते हैं जो किल्वन स्केल पे, जो एक ऐसे स्केल पे जो स्टैंडर्ड हो, मतलब कि जो यूनिवर्सली नाउन हो आपके पास, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए जो यूनिवर्सली नाउन जो स्टैंडर्ड स्केल है आपके पास, जो स्टैंडर्ड आपके पास मतलब पैमाना है उसके लिए, मेजरमेंट के लिए, तो वो आपके पास है किल्वन स्केल। तो दैट मीन्स कि टेम्परेचर measured on Kelvin scale is called एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जो केल्विन स्केल पे आपके पास क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। वैसे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए 3 स्केल्स है आपके पास ना, एक है डिग्री सेल्सियस स्केल या डिग्री सेंटीग्रेड जिसको हम कहते हैं, और दूसरा आपके पास है फ़ारेनहाइट स्केल, तो तीसरा आपके पास था केल्विन स्केल ना। तो ये जो केल्विन स्केल है आपके पास ये ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउन है आपके पास, यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड है आपके पास, हम इसको दुनिया में कहीं भी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इसको हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, और इस पे जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं the volume of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure। कि वॉल्यूम किसी भी मास ऑफ गैस का आपके पास जो फिक्स्ड मास ऑफ गैस है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके,
टेम्परेचर के, ठीक है। लेकिन कब? जब आप प्रेशर को क्या रखोगे? कांस्टेंट रखोगे, ठीक है बेटा। ये देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका किस तरह आएगा कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कि V आपके पास क्या है? प्रोपोर्शनल है किसको? कांस्टेंट प्रेशर को, ठीक है। V इज इक्वल टू KCT। ये नीचे देखे तो डेट इज़ मीन कि आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि आप कैसे वॉल्यूम को जो है उसको मतलब ये जो रिलेशनशिप है आपके पास, ये वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी, ये इसको आप कैसे इक्वलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने पढ़ा था बॉयल लॉ में भी, और हम आपके पास एक नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि जब भी हम इक्वलिटी को प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने KC लगाया है, ठीक है। तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू T को हम अगर इक्वलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो हम लिखेंगे V इज़ इक्वल टू KCT। ये K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, C उसके लिए इसलिए लगाया है कि ये चार्ल्स लॉ के लिए है। तो चार्ल्स, जैसे हमने बॉयल लॉ के लिए KB लगाया था, तो यहाँ पे हमने KC लगाया है, ठीक है। तो V इज़ इक्वल टू KCT, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को KC के लिए हल करना चाहें तो हम T को शिफ्ट करेंगे ऑन द राइट, ये देखिए T राइट साइड ऑफ द इक्वेशन है ना, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। जब हम इसको लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करेंगे तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी वेरिएबल या कांस्टेंट को एक साइड ऑफ द इक्वेशन से दूसरे साइड ऑफ इक्वेशन शिफ्ट करते हैं तो वो उसका जो साइन है वो इन्वर्स हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो KCT, जब दो वेरिएबल के दरमियान कुछ भी नहीं हो तो उसको हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लाई है आपके पास, ठीक है। तो KC और T के दरमियान आप देखें तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन है आपके पास। तो जब हम T को फ्रॉम राइट साइड ऑफ द इक्वेशन लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेंगे तो उसको हम उसका साइन हम चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा V डिवाइड बाई T इज इक्वल टू KC, ठीक है। अब KC क्या है? तो KC मैंने जैसे आपको कहा ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है पर चार्ल्स लॉ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पर चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब आपको दो केसेस, आपको एक केस दिया गया है कि आपके पास एक था कि जब आपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया है, वॉल्यूम आपके पास चेंज हो गया है। देखिए वॉल्यूम इज चेंज, वॉल्यूम चेंज हो गया है फ्रॉम V1 टू V2, ये V1 है, ठीक है। फ्रॉम V1 टू V2 बाय चेंजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वेरिएबल्स आपके पास दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब द वन वी कैन मैनिपुलेट, द वन वी कैन चेंज डिज़ायरेबली, जिसको हम अपने ख्वाहिश के मुताबिक अपने मन चाहे मिकदार में हम उसको चेंज कर सके, तो उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो वेरिएबल उसके साथ फिर चेंज हो, मतलब कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से चेंज हो, तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट मीन्स जो मुनहसर हो किसी दूसरे पे, इंडिपेंडेंट मीन्स जो खुद मुख्तार हो, जिसको हम चेंज कर सके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए तो आपको इस सेंटेंस से वो वाज़ेह हो जाता है कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। ये देखिए वॉल्यूम इज़ चेंज्ड, वॉल्यूम चेंज हो गया है, ठीक है। और ये देखिए बाय चेंजिंग, मतलब कि हमने चेंज किया किसको? टेम्परेचर को, फ्रॉम T1 टू T2। तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें फ्रॉम T1 टू T2, मतलब कि TI टू TF भी आप कह सकते हो, इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर आपके पास आपने चेंज कर दिया है। अब चेंज आपके पास दो तरह से आ सकता है, कम भी कर सकते हो आप, ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया है, अगर आपने इंक्रीज़ किया है तो वॉल्यूम भी आपके पास इंक्रीज़ होगा V1 से V2 तक, क्योंकि रिलेशनशिप आपके पास डायरेक्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही इस सेंटेंस में यही बताया गया है कि जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो फ्रॉम T1 टू T2 तो वॉल्यूम आपके पास चेंज हो जाएगा V1 टू V2, ठीक है। तो आपके पास जो रिलेशनशिप पर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि V1 डिवाइड बाई T1 ये भी आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के इक्वल होगा, V2 डिवाइड बाई T2 भी आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के इक्वल होगा। तो अगर V1 डिवाइड बाई T1 और V2 डिवाइड बाई T2 दोनों KC के इक्वल है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2 और इज इक्वल टू KC, ठीक है। अब वेयर
आपको ये एक्सप्लेन करवा रहे हैं। वेयर टी आपके पास क्या है, T1 ये है इनिशियल टेम्परेचर, T2 आपके पास है फाइनल टेम्परेचर, P1 आपके पास है इनिशियल वॉल्यूम एंड T1 आप V2 आपके पास है फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, फ्रॉम अबव इक्वेशन जो आपके पास है ये आपको क्या बता रहे हैं कि रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट। अच्छा, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ पे पी वी इज इक्वल टू के सी था, पी वी इज इक्वल टू के सी, यहाँ पे वी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू के सी है। तो जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स डिवीजन में आ रहे हो ना, तो आपने कहना है कि ये रेशो है, क्या है, रेशो। और अगर वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हो तो आपने कहना है ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये डिवीजन में है, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। कि आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रेशो आएगा, कब, जब आपके पास मास भी क्या हो, कांस्टेंट हो, और प्रेशर भी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो वो क्या आएगा, वो रेशो वो आपके पास कांस्टेंट आएगा। ठीक है, रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस। यहाँ तक आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो रेशो है बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसके, एक फिक्स मास ऑफ अ गैस के, तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। लेकिन कब, जब आप प्रेशर को भी क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। एक तो हमारे पास गिवन मास है, मतलब कि मास कांस्टेंट है, लेकिन उसके साथ अगर आप प्रेशर भी कांस्टेंट रखोगे तो जो वॉल्यूम है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके दरमियान रिलेशनशिप क्या आएगा, वो डायरेक्ट रिलेशन आएगा। मतलब कि एक चेंज होगा या आपके पास जो उसका रेशो आएगा वो क्या आएगा, वो कांस्टेंट आएगा आपके पास। ठीक है, अब ये देखिए, अगर आपको वो कैलकुलेशंस वगैरह मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमने किए वो समझ नहीं आए हो, तो यहाँ पे हम दोबारा से उसको थोड़ा डिटेल से करते हैं कि मैथमेटिकली हम लिखते हैं 40 लाख को V इज़ प्रोपोर्शनल टू T, मतलब कि वॉल्यूम आपके पास डायरेक्ट रिलेटेड है किसके, टेम्परेचर के, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें। लेकिन हमारे पास क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर जो है आपके पास वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्ट रिलेटेड होगा किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, अब V हमने इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज किया, तो हमने इज इक्वल टू लगाया और उसके साथ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया, तो V इज इक्वल टू के सी टी। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, के सी के लिए हल करते हैं, के सी के लिए हम इसको रीअरेंज करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि अब नॉर्मल तो हमने पढ़ा कि हम बस क्या करें कि टी को उस साइड पे शिफ्ट करें, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कि आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि इस साइड को भी, अगर हमने के सी के लिए इस इक्वेशन को हल करना है, मतलब के सी के लिए के सी को आइसोलेट करना है, अकेला करना है इस इक्वेशन में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक साइड को भी टी पी डिवाइड कर लेंगे, दूसरी साइड को भी टी पी डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमने इस साइड से टी को ख़त्म करना है और इस साइड में टी को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि टी को भी हम टी पी डिवाइड कर लेंगे, एन वी को भी हम टी पी डिवाइड कर लेंगे, तो वी डिवाइड बाई टी, और दूसरी साइड पे हम लिखेंगे के सी डिवाइडेड बाई टी। हमने लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टी। ठीक है, अब v डिवाइडेड बाई t इज़ इक्वल टू के सी, ये कैसे आया, तो हमने यहाँ पे t और t को कैंसिल आउट किया, यहाँ पे रह गया है v डिवाइड बाई t और यहाँ पे रह गया है के सी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आपके पास आया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन ए लिखा है, क्या लिखा है, इक्वेशन ए। तो इक्वेशन 1 आपके पास जो आया, ये इसमें हमने लिखा है p इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपके पास नॉर्मल रहता है। ठीक है, अब दो केस आपके पास, केस 1 ये है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो V1 है और जो टेम्परेचर है वो T1 है। ठीक है, केस 1 ये है आपके पास कि वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर आपके पास क्या है, T1 है। फिर हमने क्या किया, V1 को इंक्रीज़ किया, V2 बनाया, और हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो T1 से T2 बन गया, तो उसके साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया V1 से V2 तक। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमने पढ़ा कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि टेम्परेचर जो आपके पास है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे, वॉल्यूम उसके साथ खुद ब खुद चेंज होगा। ठीक है, हमने टेम्परेचर को चेंज किया T1 से T2 तक और वॉल्यूम को चेंज किया V1 से V2 तक। तो हमारे पास दो केस आए, एक में जब वॉल्यूम V1 था तो टेम्परेचर T1 था, दूसरे में जब टेम्परेचर T2 था तो वॉल्यूम आपके पास V2 था। ठीक है, यहाँ पे आपने इस तरह कहना है, टेम्परेचर T1 था तो वॉल्यूम V1 था, दूसरे केस में टेम्परेचर T2 है तो वॉल्यूम क्या है, V2 है, मतलब कि फाइनल वॉल्यूम है आपके पास। ठीक है, अब फॉर केस 1 के लिए जिसमें वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, तो इक्वेशन 1 आपके पास किस तरह होगा कि V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू के सी, ये हमने लिखा B1, इक्वेशन क्या लिखा
B1, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन आया कि V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू KC, और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन B1, इक्वेशन B1, क्लियर। जबकि जो केस 2 है आपके पास वो ये है कि जब वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर क्या है T2 है, तो तब इक्वेशन 1 कैसे आएगा, वो आएगा आपके पास V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू KC। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन B2, क्या नाम दिया, इक्वेशन B2। अब अगर हम इक्वेशन B1 और इक्वेशन B2 को कंपेयर कर ले, क्या कर लें, कंपेयर, तो हमने लिखा है अगर हम इक्वेशन B1 और B2 को कंपेयर कर ले तो हमारे पास B1 था V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू KC, और B2 था आपके पास आया है जो आपके पास ऊपर हमने लिखा भी है V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू KC। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर ले तो हमें ये दिखता है, ये देखिए KC और KC, मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड में KC है। दैट मीन्स कि जो इसका राइट हैंड साइड है इन दो इक्वेशंस का वो सेम है, ठीक है। और हमारे पास मैथ्स में एक रूल है, आपके पास एक प्रिंसिपल है आपके पास, जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपके पास दो इक्वेशन हो उसमें लेफ्ट हैंड साइड उसके इक्वल हो या राइट हैंड साइड उसके इक्वल हो, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दो इक्वेशंस के राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसी रिलेशनशिप को हमने यहाँ पे पोर्ट्रे किया है कि V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2, क्योंकि हमारे पास इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल, मतलब कि V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2, और दोनों किसके इक्वल है, KC के, क्योंकि यहाँ पे देखिए V1 भी डिवाइड बाई V2 भी KC के इक्वल है, एंड V2 डिवाइड बाई T2 जो आपके पास है वो भी किसके इक्वल है, KC के इक्वल है, ठीक है। V1 डिवाइड बाई T1 भी KC के इक्वल है, एंड V2 डिवाइड बाई T2 भी क्या है, KC के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे इसको इन दो इक्वेशन को कंबाइन फॉर्म में लिखा कि V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2 एंड दैट इज इक्वल टू KC, ठीक है। और सिंपली अगर हम लिखना चाहें तो हम ये KC हटा भी सकते हैं, दैट इज V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2, ठीक है। इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ और इक्वेशन फॉर चार्ल्स लॉ। और आपको जितनी भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे जाके, जैसे हमारे पास बॉयल लॉ के लिए P1 P2 V2, हमारे पास था V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, याद है आपको। तो इसी तरह से आपके पास ये भी है कि V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2, जैसे वहाँ पे हम इक्वेशन उससे यूज़ करते थे P1 V1 इज इक्वल टू V2 P2 V2, हम यूज़ करके हम न्यूमेरिकल हल करते थे। तो यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। अब इनमें से ये जो चार वेरिएबल है, वॉल्यूम टेम्परेचर, ये चार जो आपको वेरिएबल इस इक्वेशन में दिए गए हैं, इन वेरिएबल में से आपको तीन दिए गए होंगे, जैसे T1 T2 दिया गया है, V1 दिया गया है, T1 दिया गया है, आपसे ये मांगेंगे या इन्हीं में से कोई सा भी आपसे मांगेंगे, इन चारों में से बाकी तीन आपको दिए गए होंगे और आपने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए वो चौथा आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। नो मूविंग ऑन टू इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो हमारे पास क्या है, जो चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो आपके पास किस तरह से आप उसको कर सकते हो। तो आपको कह रहे हैं कि जो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटली अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, इसको हम जैसे आप पड़ताल कहते हो, वेरिफिकेशन को पड़ताल मीन्स कि जो आप चेक करना चाहते हो कि वेदर ये रिलेशनशिप सही है या गलत है आपके पास जो इन्होंने दिया है चार्ल्स लॉ ने। तो आप उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरह से डिज़ाइन करोगे, इस तरह से करोगे कि आपने अपरेटस जो लेने हैं वो ये है आपके पास कि उसमें एक सिलेंडर होना चाहिए आपके पास, जिस सिलेंडर में एक पिस्टन हो। पिस्टन जैसे आपने अगर वो पंप देखे हो जो हम हवा भरने के लिए यूज़ करते हैं गाड़ियों में या साइकिल में, ठीक है। बाइसाइकिल में आप वो छोटा सा पंप होता है ना, जिसे आप हवा भरते हो, तो उसमें भी आपके पास एक ऐसा पार्ट होता है जो कि आप उस पर प्रेशर लगाते हो, ज़ोर लगाते हो तो वो नीचे जाता है, फिर आप उसको खींचते हो ऊपर आता है, फिर ज़ोर लगाते हो नीचे जाता है। तो ये जो मूवमेंट कर सकता है इसको हम पिस्टन कहते हैं, जो अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से सिरिंज जो आपके पास होता है जिससे हम वो इंजेक्शन लगवाते हैं, वो भी देखें तो उसमें भी एक पिस्टन होता है, वो ब्लैक सा हेड होता है जिसको हम अपने थंब के ज़रिए प्रेस करते हैं तो वो नीचे जाता है, और हम जब उसको फिर खींचते हैं तो वो जो दवाई होती है, जो इंजेक्शन होता है, उसको वो क्या करता है, ऊपर खींच रहा होता है, सक कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास एक सिलेंडर होगा जिसमें एक पिस्टन प्रोवाइडेड होगा, एक पिस्टन होगा उसमें जो ऊपर नीचे जा सके, जो फ्रिक्शनलेस हो, उसका जो उसके और वॉल्स के दरमियान जो जगह है वो फ्रिक्शनलेस हो, उसमें रगड़ ना हो और वो बासानी जो है वो ऊपर नीचे जा सके। तो आपको कह रहे हैं कि एक सिलेंडर आपके पास होना चाहिए
और दूसरा ये जो हमने अंडरलाइन किए हुए एक पिस्टन होना चाहिए जो मूवेबल पिस्टन हो, जो फ्रिक्शनलेस हो आपके पास, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है, मतलब कि जो सिलेंडर है आपके पास कंटेनर, ठीक है, वो आपने क्या करना है, वो इंसुलेटर होने चाहिए। जो सिलेंडर के वॉल है वो इंसुलेटर होने चाहिए। इंसुलेटर हर उस चीज़ को कहते हैं जो करंट या हीट पास ना कर सके। अगर करंट या हीट वो पास नहीं कर सक रहा होता, जैसे प्लास्टिक है आपके पास, रबड़ है, तो उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। आपने प्लास देखा होगा ना, जो जिससे हम वो मतलब कि तारे वगैरह, बिजली के तारे वगैरह काट रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उसके जो जो चीज़ जो जगह आप उसको हाथ में पकड़ रहे होते हो तो उस पर भी एक प्लास्टिक या रबर का कवर चढ़ा होता है, जो ये आपके पास इंश्योर करा रहा होता है कि आपको करंट नहीं लगेगा अगर वो वहाँ से आप पकड़ोगे तो, ठीक है। इसी तरह से जो हिलानी होती है, जो आपके पास चम्मच वगैरह होते हैं, जो तरकारी बनाते हुए, खाना बनाते हुए आप यूज़ करते हो, तो उसकी भी जो जगह होती है वो भी क्या होती है, उसकी भी प्लास्टिक चढ़ा होता है या अपने कोई रबड़ चढ़ाया होता है, तो वो फिर आपको हीट आपको नहीं लग रही होती है, मतलब आपको जलन नहीं महसूस होती है अगर आप उसको मुसलसल हिला रहे होते हो। क्योंकि अगर आप उसको प्लास्टिक से कवर नहीं करते हो, आप उसको हिला रहे होते हो, तो वो तो कंडक्ट होता है, तो उसमें हीट कंडक्ट होता है, तो वो उस जगह से जो आग में है या जो गर्म तरकारी में है आपके पास, वहाँ से वो हीट शिफ्ट होगा उस जगह पे जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है या आपके हाथ में है जो, ठीक है। तो आपको वो उससे जलन हो सकती है, आप जल सकते हो उससे। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक प्लास्टिक का या रबर का कवर चढ़ा होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो कंटेनर है आपके पास, जो सिलेंडर है, उसमें भी जो उसके वॉल्स होंगे वो हीट इंसुलेटर होंगे और जो उसका बेस होगा वो क्या होगा, वो हीट कंडक्टर होगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे हम पढ़े तो व्हेन सिलेंडर इज हीटेड, मतलब आप जब उसको बेस साइड से, जो उसका बेस है उससे आप इसको हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने का जो वाहिद ज़रिया होता है वो ये होता है कि आप उसको हीट दे दे, या आपके पास जो बाकी तरीके हैं वो तो ये है कि आप फ्रिक्शन वगैरह कर दे, तो उसमें भी हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। लेकिन मतलब ये है कि कोई भी ऑपरेशन आप कर लो तो उसमें अगर आप किसी चीज़ को हीट दे रहे हो, मतलब कोई चीज़ हीट एब्जर्व कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर वो हीट लॉस कर रहा है या रिलीज़ कर रहा है तो आपके पास उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होगा, कम होगा, ठीक है। तो हम जब इस सिलेंडर को हीट देंगे तो क्या होगा कि उसका वॉल्यूम जो है, अगर वो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पिस्टन जो है वो ऊपर मूव करेगा। अगर पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स कि चार्ल्स लॉ वेरीफाई हो गया है। मतलब कि चार्ल्स लॉ जो आपके पास, चार्ल्स ने जो रिलेशनशिप दिया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, वो करेक्ट है आपके पास, ठीक है। तो ये इन्होंने किया था और ये आपके पास जो वॉल्यूम है वो भी साथ में बढ़ रहा था। दैट मीन्स कि इसका रिलेशन जो है वो क्या है, रिलेशनशिप जो इन्हें दिया हुआ है वो सही है आपके पास। इट इज़ नोटेड फ्रॉम वेरियस ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से ये नोट किया गया कि जो वॉल्यूम है आपके पास वो आया, और फिर जो टेम्परेचर आपके पास होता है उसको, उसका अगर हम रेशियो मालूम करें तो वो कांस्टेंट आता है, और इससे हमारे पास चार्ल्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। ये देखिए बेटा जी, तो आपको ये कंटेनर को आपको ग्राफिकली, डायग्रामेटिकली भी आपको दिया गया है। अगर आप देखें तो टेम्परेचर आपके पास है T1, ठीक है। ये देखिए ये थर्मोमीटर है आपके पास जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो ये है T1। तो वॉल्यूम देखें ये आपके पास है V1। अब टेम्परेचर हम यहाँ देखें तो ये इंक्रीज़ हो गया है ना, तो टेम्परेचर T2 हो गया है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़, तो ये आपके पास हो गया है V2। देखिए ये थोड़ा सा वॉल्यूम है, ये क्या है, ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। तो ये आपको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करवा देगा, ठीक है। ये आपके पास वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आपको डायग्रामेटिकली वाज़ेह कराया गया है, ठीक है। अब नीचे देखिए ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में, तो इसमें आपको दिया गया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल पे ही टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों कह रहे हैं, तो इसलिए कि टेम्परेचर ऑन, जो टेम्परेचर के लिए जो स्टैंडर्ड स्केल है आपके पास, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्केल है, जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड स्केल है, वो आपके पास है केल्विन स्केल, ठीक है। तो केल्विन स्केल पे जब आप टेम्परेचर मेजर करते हो तो उसको आपने कहना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अब आपने ये भी याद रखना है कि एब्सोल्यूट जो केल्विन स्केल है उस पे जो टेम्परेचर होता है और जो डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर होता है उसके दरमियान रिलेशन क्या है, तो आपको यहाँ पे वो वाज़ह कराया गया है कि ईच टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल इज़ 273 यूनिट्स ग्रेटर देन सेम टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल। मतलब ये कि अगर आपको परत करे टेम्परेचर केल्विन स्केल पे दिया गया है 274 या 275 दिया गया है,
दैट मीन्स कि जो 275 केल्विन है आपके पास, ये 273 डिग्री या यूनिट्स ज़्यादा है उससे जो सेम टेम्परेचर आपके पास हो सेल्सियस स्केल पे। मतलब ये कि केल्विन स्केल पे 274 और सेल्सियस स्केल पे 1 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, केल्विन स्केल पे 274 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो के उसके मैग्नीट्यूड में कितना फ़र्क है, 273 यूनिट्स। कितना फ़र्क है, 273 यूनिट्स। फिर भी उनका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स कि टेम्परेचर सेम होंगे, इम्पैक्ट असर को कहते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपके पास इक्वल इम्पैक्ट वाले टेम्परेचर जो आपके पास होंगे केल्विन स्केल पे और सेंटीग्रेड स्केल पे, इक्वल इम्पैक्ट वाले टेम्परेचर आपके पास कौन सी स्केल पे, केल्विन स्केल पे और सेंटीग्रेड स्केल पे, तो वो क्या होंगे, उनके दरमियान 273 यूनिट्स का फ़र्क होगा। दैट मीन्स कि आपको एक कन्वर्टेबल फैक्टर आपका मिल सकता है जो आप मतलब कि दो स्केल्स के दरमियान, एक सेंटीग्रेड स्केल और दूसरा केल्विन स्केल, इन दो के दरमियान आपको एक कन्वर्टेबल फैक्टर दिया गया है। वो कन्वर्टेबल फैक्टर क्या है, तो वो ये है आपके पास कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज़ इक्वल टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल प्लस 273। ठीक है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज़ इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल प्लस 273। ठीक है, अब जैसे ये देखें टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, आपको ये देखिए तो टेम्परेचर ऑन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल दिया गया है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है आपके पास, आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, तो हमने लिखा टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल में अगर हमने मालूम करना तो जो टेम्परेचर हमें सेंटीग्रेड में दिया है उसको हम 273 के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमने लिखा टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल दैट इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो इस दोनों को ऐड करके आपके पास क्या आ रहा है, 293 केल्विन। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू 293 केल्विन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया और आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम इसके कुछ और रिप्रेजेंटेशंस वगैरह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है।